अस्सलाम वालेकुम हंजला एंड रयान। कैसे हैं आप? ठीक हो सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सफदर, अस्सलाम वालेकुम। बताइए, कल की आपने रिकॉर्डिंग सुन ली है? कल आप एब्सेंट थे। वालेकुम सलाम से मैंने आधी से ज़्यादा रिकॉर्ड देख लिए। बस 18 मिनट रहते हैं वो मैं बाद में देखता हूँ। जी, कल हमने एक तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया। उसमें डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, rate of change of displacement is velocity, mean ds by dt is equal to v. Rate of change of velocity is acceleration, mean acceleration is equal to dv by dt. If you differentiate displacement, you get velocity. If you differentiate velocity, we get acceleration. And the reverse, if we integrate acceleration, we get velocity. And if you further integrate velocity, you get displacement. सो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको गिवन होगी, तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके। और एक्सेलरेशन गिवन हो तो उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी गिवन हो तो उसको इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन के दौरान आपको प्लस सी भी आएगा, वो सी आपको फाइंड करना होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई ना कोई हिंट गिवन होगी। Then we know at maximum displacement, velocity is zero. At maximum or minimum velocity, acceleration is zero. At initial, or you can say starting position पे, your displacement is zero. और जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो वहां पे भी वेलोसिटी इज जीरो। ये कुछ हमने जनरल कल डिस्कशन की थी कि किसी भी पार्टिकल के ऑब्जेक्ट के पाथ के ऊपर डिस्टेंस आपका जो होता है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, और यू कैन से फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपकी जो इक्वेशन दी होती है एस इज इक्वल टू समथिंग, वो डिस्प्लेसमेंट शो करती है। तो वो अगर टाइम 4 पुट करें, डिस्प्लेसमेंट 7 आ रहा है, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि वो ओ से, मीन स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस 7 है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये तो बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया ओवरऑल इस चैप्टर का। और अब ऐसा करते हैं, इसके क्वेश्चंस पास पेपर से लेते हैं कुछ। Okay ji, here is the question. A particle travels in a straight line so that t seconds after passing through a fixed point, t seconds after passing through a fixed point,
its velocity is given by 8 cos t by 2. सो अब देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम इज इक्वल टू व्हेन t इज इक्वल टू 1। जी हरम बताइए कैसे करेंगे इसको। फिर हमें वेलोसिटी दी हुई है और हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी और उसमें फिर हम जो है t की वैल्यू 1 डालेंगे और फिर हमें मिल जाएगी एक्सेलरेशन। इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, और उस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में आप t1 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बताइए कि कैलकुलेटर का मोड ये t इज इक्वल टू 1 डिग्रीज में रखना है या रेडियन में रखना है? डिग्रीज। t इज इक्वल टू 1 आपने कैलकुलेटर का मोड रेडियन में रखना है। अगर तो एंगल आपका प्योर पता चले कि वो एंगल ही है, मीन एंगल थीटा है, तो फिर तो आप सोचेंगे कि वो थीटा या डिग्रीज है। लेकिन अगर कॉज ऑफ t आ रहा है, कॉज ऑफ l आ रहा है, कॉज ऑफ x, अगर आपको पता नहीं है कि वो एंगल है भी कि नहीं, मीन वो टाइम है, वो लेंथ है, या कोई और क्वांटिटी है, मीन कॉज ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, वो जो एंगल है अगर वो कोई और क्वांटिटी है अदर देन एंगल, मीन वो टाइम है, वो लेंथ है, वो विड्थ है, वो एरिया, तो आप हमेशा रेडियन यूज करेंगे उसके लिए। स्पेसिफिकली एंगल अगर हो तो वो आपका एंगल डिग्रीज भी हो सकता है, रेडियन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कॉज ऑफ फंक्शन जिसका है, अगर वो फंक्शन मीन वो टाइम है, वो टाइम का फंक्शन है, वो लेंथ का फंक्शन, तो फिर वो हमेशा कैलकुलेशन रेडियन में होगी। तो ये आपने कैलकुलेटर के मोड को रेडियन में रखना है, तो प्लीज स्टार्ट करें। चलें ये मैं करता हूँ साथ, और फिर सो वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करें, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमेशा रेडियन से यूज होंगे। नहीं हमेशा नहीं, अगर आपको पता चल जाए कि वो, अब यहाँ पे जो t है आपको पता है वो एक टाइम है, t सेकंड, तो t स्पेसिफिकली एंगल नहीं है। अगर एंगल हो तो फिर आपका, आप सोचा करेंगे कि डिग्रीज है या रेडियन, लेकिन अगर वो एंगल नहीं है, वो कोई और क्वांटिटी है, तो फिर वो हमेशा रेडियन हुआ करेगा। ओके सर। ओके, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv by dt इज 8 cos t by 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 8 एज इट इज। cos t by 2 की डिफरेंशिएशन होती है, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन t by 2, और फिर एंगल की डिफरेंशिएशन t by 2 की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 by 2। सो dv by dt इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज -4 sin t by 2। ऐसा ही है, इज दिस एक्सेलरेशन? when t is 1, अब आप इसमें ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, इसमें एक्सेलरेशन में आप t1 पुट कर दें और कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए एक्सेलरेशन क्या आ रही है? -1.917 rounded off to -1.92 -1.92, rounded off, yes. correct to 3 significant figure।
तो ये है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? कि ये डीसेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ये डीसेलरेट कर रहा है। डीसेलरेट मीन स्पीड कम हो रही है। ओके जी, फिर सेकंड पार्ट, द पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट क्या होता है? उस इंस्टेंट पे, उस थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट पे आता है, उस इंस्टेंट पे वो से दोबारा फिर वो मूव करना शुरू कर दे। तो कह रहा है द पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होगा। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से पी तक डिस्टेंस फाइंड करना है तो पी पे टाइम पता होना चाहिए, ताकि वो टाइम ताकि वो टाइम अब आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट कर सके। नॉट वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन। सो पहले तो आप ऐसा करें, वेलोसिटी पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ये हिंट है। इंस्टेंटेनियस रेस्ट मीन वेलोसिटी जीरो है, पी पे वेलोसिटी जीरो है। तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसमें जीरो पुट करें, क्योंकि वेलोसिटी है जीरो, और वहां से आप फाइंड करें टाइम। सो cos t बाय टू, ए जीरो डिवाइड तो जीरो ही होगा। व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ जीरो? पाई/2। पाई बाय टू। So what is t then? पाई। It is pi. वैसे इसको जरा देखिएगा मेथड इसका। अगर आप cos का ग्राफ अपने जहन में रखें, जरा प्लीज एक मिनट देखिएगा। ये जीरो है। जब आपके पास cos इनवर्स ऑफ जीरो करें, आपको तो नॉर्मली पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो आप बेसिक एंगल फाइंड करते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ जीरो करेंगे तो वो तो आपके पास 90 आ जाता है, या रेडियन में कहें तो पाई बाय टू आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, ये खैर सेकंड में भी नहीं आ रहा, ये तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता 90 डिग्री। जब कभी आप बेसिक एंगल फाइंड करना लगे हैं, वो जीरो आ जाए, 90 आ जाए, या 180, इस तरह के एंगल्स आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए। क्या मतलब? ग्राफ में आपके माइंड में ये 90 है, यहाँ 180 होता है, ये 270 है, दिस इज 360, ऐसा होता है ना कॉस का ग्राफ। अब कॉस है जीरो। अब ग्राफ में देखिए कॉस जीरो कहाँ कहाँ पे है। कॉस जीरो है 90 पे और 270 पे। सो मीन t बाय टू इज इक्वल टू 90, मीन पाई बाय टू। और दूसरा आंसर क्या होगा? t बाय टू इज इक्वल टू 270, मीन 3 पाई बाय टू। तो t आपके पास इधर से पाया आ जाएगा, और यहां से t आपके पास 3 पाया आएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ आंसर t इज इक्वल टू पाई होगा इस क्वेश्चन की बात करें अगर, क्योंकि हमने वेलोसिटी जीरो की है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो पहले टाइम पाई पे होगी, फिर वेलोसिटी जीरो टाइम 3 पाई पे होगी। उसने कहा था द पार्टिकल फर्स्ट
comes to rest at p, तो वो फर्स्ट पहला टाइम जो है वो ये है, t is equal to pi। ये मैंने वैसे वर्किंग बताई है ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं यूज करनी पड़े तो आपको आती हो, अदरवाइज ये वर्किंग इसमें भी चाहिए नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट की कैलकुलेशन सिर्फ करनी थी। सो टाइम आपके पास आ गया पाई। सो एट पी, इसका मतलब एट पी योर टी इज पाई। तो अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ओपी, डिस्टेंस ओपी, ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस। तो टाइम पता चल गया, पी पे डिस टाइम है पाई। तो अब आपको करना ये है कि इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इंटीग्रेट करें, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉस की इंटीग्रेशन साइन, सो साइन टी बाई टू, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होगा, एंगल का डेरिवेटिव है 1/2। तो 1/2 अगर डिवाइड करें तो 1 डिनोमिनेटर में और 2 न्यूमिनेटर में लिख लेते होते हैं हम। तो s इज इक्वल टू 16 साइन t/2 प्लस c भी तो आएगा ना। अब बताइए c क्या है? क्या आपको कोई ऐसा टाइम पता है जिसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट आपको पता हो? अगर आपने ये सी फाइंड करना है तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अगेंस्ट आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। जी कोई बता सकता है सी कैसे आएगा? जी देखिएगा, टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्वेश्चन अगर देखें तो उसने लिखा हुआ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट टी सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ओ, इट्स स्पीड इज दिस। ये जो स्पीड का एक्सप्रेशन है ये है व्हेन द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू ओ, फिक्स ओ से जब वो पास होता है उसके बाद ये एक्सप्रेशन वैलिड है। इसी को इंटीग्रेट किया है तो इसका मतलब ये भी एक्सप्रेशन उसी के लिए वैलिड होगा। तो जब वो ओ पे था उस वक्त टाइम क्या था? जीरो था। सो एट ओ टाइम जीरो था, तो ओ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो जीरो। सो टाइम जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। सो इस एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट में जीरो पुट करें और टाइम में जीरो पुट करें और बताइए सी क्या आ रहा है? जीरो। सी भी जीरो ही आ रहा है, ठीक हो गया। सो आपका जो एस है वो है 16 साइन t/2, और t अब आपको o पे डिस्टेंस फाइंड करना है और p पे टाइम आपके पास था पाई, तो साइन पाई/2, साइन पाई/2 होता है 1, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 16 मीटर। यस सफदर। सर आप T0 कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? दोबारा बोलिएगा।
आप T0 वाला कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? जी बिल्कुल। वैसे जनरली अगर मैं बात करूं तो जब भी पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में आप ज्यादातर देखेंगे कि सी जीरो ही आ रहा होगा। उसकी रीजन ये होता है कि अगर वो उस पार्टिकल ने ओ से स्टार्ट लिया है तो ओ एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां पे टाइम तो डेफिनेटली वहां से स्टार्ट लिया तो टाइम तो जीरो होगा, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जब क्योंकि वो उसने स्टार्ट ही ओ से किया है, ओ से टाइम भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हाँ, अगर ये किसी क्वेश्चन में कह दे कि जब उस पार्टिकल ने स्टार्ट किया तो वो ऑलरेडी ओ से 5 मीटर दूर था, इसका मतलब उस केस में टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। लेकिन उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ओ, ये उसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यस सर। ठीक हो गया। एस आ गया 16 मीटर। यही क्वेश्चन में एक और मेथड से आप करवाने लगे, और वो मेथड क्या है ना, देखिएगा। मुझे ये बताइए, फिजिक्स में और मैथ में आपने ये बात पढ़ी हुई है कि ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं आप? एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ। ओके। लेकिन अभी तक आपने फिजिक्स में या मैथ में, मैथ स्टैटिस्टिक्स में, आपने एरिया अंडर द ग्राफ जब भी फाइंड करते हैं या तो वो ट्राइंगल बन रही होती है या वो ट्रेपेजियम बन रही होती है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कोई कर्व बन रहा हो ऐसे, तो उस कर्व के अंडर भी अगर आपको एरिया अगर फाइंड करें तो वो आपको डिस्टेंस देगा। लेकिन ये नॉर्मल फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मल मैथ में भी नहीं आता, क्योंकि आपको एरिया अंडर द कर्व तो फाइंड करना ही नहीं आता। लेकिन आप एड मैथ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर चुके हैं, ऐसे ही है ना? तो आप वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 8 cos t/2, मीन एक कर्व है, ये कोई भी कर्व है, ये एक कर्व है। मुझे एग्जैक्टली इसका ग्राफ नहीं पता सपोज, वैसे तो हमें कॉस से ग्राफ कुछ ना कुछ आइडिया है हमारे पास, हमें कि वो ग्राफ कैसा होता है। लेकिन सपोज हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हमने इस कर्व को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, ओ से पी तक। ओ पे टाइम क्या था, जीरो। जीरो। पी पे टाइम क्या था, पाए। तो जीरो से लेकर पाए तक आपको इंटीग्रेट करना है और ये एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करें, ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, आप इस वेलोसिटी की इक्वेशन को, जो कि है 8 cos t/2, आप इस वेलोसिटी की इनको इंटीग्रेट करें, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो हमें वैसे भी पता है कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आता है। लेकिन अब मैं अगर लिमिट्स लगा दूं कि मुझे इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी को जीरो से पाए तक, तो मुझे पता है इसका मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से मैं एरिया निकाल रहा हूं, और वो जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो जीरो से पाए तक इंटीग्रेट करें और इसकी 16 sin t/2। और सफदर, इस मेथड से करने का फायदा क्या होता है कि सी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब डेफिनेट इंटेग्रल्स आ जाते हैं, जब लिमिट्स आ जाती हैं, तो उसमें सी आता ही नहीं है। तो इसमें सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट 16 sin pi/2
माइनस लोअर लिमिट 16 साइन 0, तो आंसर आपके पास 16 आ जाएगा। 16 माइनस 0 विच इज 16। ये दूसरा मेथड भी समझ आ गया। मेथड वही है बेसिकली, मैंने लिंक आपको बना के बता दिया कि वो एरिया अंडर द कर्व जो आप लोग करते थे वो अब भी आप लगा सकते हैं। तो आपने स्टार्ट में कहा था कि हमने इस क्वेश्चन के लिए ग्रेडियंट्स यूज करने हैं, तो आप एक्सप्लेन करेंगे क्यों करने हैं? पहली बात कि ये क्लियरली पता है कि ये टी टाइम है, और टाइम कभी increase नहीं होता। एंड रेडियन, ये डिग्री स्पेसिफिक एंगल की यूनिट है। मीन रेडियन जब आपके पास आता है तो वो एंगल भी हो सकता है, वो रेडियन वो आपका टाइम भी हो सकती है, वो लेंथ भी हो सकती है, वो एरिया भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है रेडियन। तो अगर आपको पता चल जाए कि वो एंगल नहीं है, अगर कंफर्म हो कि वो एंगल नहीं है, तो वो कोई टाइम है, कोई लेंथ है, तो वो हमेशा रेडियन ही आपने लेना है, उसको डिग्री में नहीं लेना आपने। हाँ, Alright. अगर एंगल स्पेसिफिकली हो तो वो एंगल आपका डिग्री में भी हो सकता है और रेडियन में भी हो सकता है। आपने क्वेश्चन में फिर डिपेंड करेगा कि आपने उस एंगल को डिग्रीज में लेना है या रेडियन में लेना है, राइट। मीन एंगल के अलावा कोई भी क्वांटिटी हो, टाइम वगैरह, उसको आप रेडियन ही लेंगे हमेशा। जी, ये क्वेश्चन कीजिए।
t is equal to 4, t is equal to 2। जी हर हम कह रहे हैं कि वैल्यूज ऑफ टाइम 2 और 4 हैं, बाकी सब कंफर्म करें, ऐसे ही है क्या? सो स्टेशनरी मीन, पार्टिकल स्टेशनरी मीन वेलोसिटी इज जीरो। तो आपने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है, तो वेलोसिटी आ जाएगी 4t² / 2 मीन 2t² - 12t। बताइए c कैसे फाइंड करना है हमजला इसमें? सर सोच रहा हूँ। रायान, सफदर, फिर मैं भी सोच रहा तो फिर हरम। सर ओ पर स्पीड 16 है तो हम v की जगह 16 लिख देंगे, और ओ पे आई थिंक टाइम 0 होगा तो हम t की जगह 0 कर देंगे। यस, सो इट्स स्पीड एट o इज 16। एट o मीन टाइम वहां पे 0 होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और वेलोसिटी वहां पे 16 है। सो वेलोसिटी में 16 लिख देंगे और टाइम में 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। सर सेकंड पॉइंट में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही है या डिस्टेंस डिस्टेंस? एक मिनट, जाते हैं उसकी तरफ। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया 2t² - 12t + 16। अब उसने कहा था स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीन वेलोसिटी को 0 कर देंगे। तो वेलोसिटी को 0 करेंगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, t² - 6t + 8 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स बन रहे हैं t - 2, t - 4। सो द वैल्यूज ऑफ टाइम आर 2 and 4। तो इसका मतलब टाइम 2 पे और टाइम 4 पे द ऑब्जेक्ट was at rest. The object was stationary. Okay, now second part. Find the distance the particle travels in the fifth second. Yes, O is the starting point, जो कि क्वेश्चन में वैसे मेंशन होता है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है सो दैट t सेकंड आफ्टर पासिंग पॉइंट O। मीन t सेकंड आफ्टर O मीन आपको बताना चाह रहा है कि टाइम जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो O से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर पासिंग O। अच्छा जी, अब बताइए डिस्टेंस आपको फाइंड करना है इन द फिफ्थ सेकंड। क्या वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट 5 सेकंड में बताएं कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? क्या सर आप लैग कर रहे हैं। क्या कहा हम? लैग कर रहे हैं। कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हैं आप।
सर आपकी आवाज कटना शुरू हो जाती है दरमियान में। अच्छा, मेरी आवाज लैग कर रही है। ओके। मेरा इंटरनेट। जी, बाकियों के साथ भी ऐसे ही है। एक मिनट, मुझे इंटरनेट रखना। सर अब ठीक हो गई है। जी सर। अच्छा जी, बताइए, फाइंड करना है द डिस्टेंस द पार्टिकल ट्रेवल्स इन द फिफ्थ सेकंड। क्या मतलब, क्या फर्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो फाइंड करना है या कुछ और फाइंड करना है? एग्जैक्टली 5th सेकंड मतलब t=5। यस, एग्जैक्टली 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो फाइंड करना है। याद रखिए कि अगर मैं डिस्टेंस की एक्सप्रेशन t=3 पुट करूं तो वो आपको बता देगा कि टाइम 3 पे वो ओ से कितना दूर था, क्योंकि वो तो एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट देता है आपको। t4 पुट करूं तो वो टाइम 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो बताएगा। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। तो आप डिस्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करें, उस डिस्टेंस के एक्सप्रेशन में पहले टाइम 4 पुट करें, तो उससे आपको पता चलेगा कि टाइम 4 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। मीन टाइम 4 पे वो ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना अवे था। फिर आप टाइम 5 पुट करें उसमें। सो टाइम 4 पे सपोज कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 20, और टाइम 5 पे सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 23। इसका मतलब कि ड्यूरिंग द 5th सेकंड 3 सेकंड डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। मीन अगर फर्स्ट 4 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल हुआ है, टाइम 5 पुट करने से उसका डिस्प्लेसमेंट 23 आ रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिकली 5th सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल हुआ है। तो आपने ऐसे करना है, तो पहले आप ऐसा करें, वही जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले था उसको आप इंटीग्रेट करें, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट आएगा उसमें टाइम पहले 4 पुट करें, फिर टाइम 5 पुट करें, उनका डिफरेंस आपको बता देगा कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ट्राई करें। आपके पास ऑलरेडी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आई थिंक था 2t² - 12t + 16। Safdar is saying 2.67. वैसे यूं भी कर सकते हैं कि हम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को, हमें पता है कि इंटीग्रेट करें तो डिस्प्लेसमेंट आता है। अगर आप लिमिट्स लगा दें 4 से 5, अगर आप लिमिट्स लगा दें 4 से 5, तो इसका मतलब टाइम 4 से लेकर टाइम 5 के दरमियान डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा, मतलब 5th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। 2t³ / 3 - 12t² / 2 विच इज 60² + 16t, और लिमिट्स लगा लें 4 to 5। इसका बस फायदा ये होता है कि फिर सी के बारे में इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जी, इससे भी चेक करें आंसर। 2 होल 2/3 8/3
2.67 आना चाहिए। ये आ रहा है सर। जी, ये करें क्वेश्चन 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10? 9। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओ का मतलब टाइम 0 पुट कर देना है। टाइम 0 पुट करेंगे तो 20/16 आएगा।
which is 5/4, 1.5, 1.2. Second part, acceleration of particle when time is 3. Velocity को differentiate करना है आपने और जब differentiate कर लेंगे तो acceleration आ जाएगी, उस acceleration में time 3 put कर देंगे. The distance traveled by the particle in the first 8 seconds. Velocity को integrate कर देंगे आप और उसमें time 8 put कर देंगे. So part 1 का आंसर 5/4 या 1.25. सेकंड पार्ट का आंसर -0.08 और थर्ड पार्ट का आंसर इसमें लिखा ही नहीं है. थर्ड पार्ट का आंसर क्या ये 2 आंसर है? आंसर 2 है क्या? वेरी सर. थर्ड पार्ट में अगर किसी आपने लिमिट्स लगा के कर लिया 0 to 8 फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लिमिट्स नहीं लगाई तो सी आया होगा, तो सी आपने टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0 पुट किया होगा, लेकिन सी 0 नहीं आया होगा. सी आपका आ रहा होगा -10/4 -2.5. सी आएगा +2.5 अगर आपने लिमिट्स नहीं लगाई तो. सो जी, क्या सबका आंसर 2 आ रहा है? फाइनल आंसर. सर जब हम इंटीग्रेट करते हैं 1/2t + 4² तो ln लगता है ना? नहीं, वो ln तब लगता है जब सिर्फ वो 1/2t + 3 वगैरह इस तरह अगर हो तो उस पे ln लगेगा. लेकिन अगर हो जाए 1/2t + 3 होल स्क्वायर हो जाए, होल क्यूब हो जाए, होल पावर -1 हो जाए, होल पावर माइनस मीन पावर आपकी नीचे डिनोमिनेटर में पावर अगर 1 है तो ln लगेगा. इसकी इंटीग्रेशन ln के थ्रू होगी. इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे उनकी इंटीग्रेशन के लिए उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे और फिर नॉर्मल इंटीग्रेट करेंगे होल पावर रूल से. ऑलराइट. चले जी, आज हमने कुछ इस टॉपिक के कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस किए हैं और ताकि टॉपिक की बेसिक्स कुछ समझ आ जाए. अभी आगे इसके कुछ डिफिकल्ट, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम आगे वाले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे. See you tomorrow inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz. काफी सर. अल्लाह हाफ़िज़ सर. Allah.